हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज, यानी निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले निजी और सार्वजनिक सेक्टर क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करें तो द इंडियन इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ बोथ प्राइवेटली हेल्ड एंड गवर्नमेंट आउट बिजनेस। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्राइवेटली हेल्ड यानी निजी स्वामित्व वाली, ठीक है, और सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं वो देखने को मिलती हैं। यानी दो व्यावसायिक तरीके हमें मिलते हैं, एक जिस पे सरकार का मालिकाना हक है और एक जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की कंपनी है। इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन बिजनेसेस इन द प्राइवेट सेक्टर। अगर हम बात करें कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो व्यावसायिक फर्म चलाए जाते हैं, जो व्यवसाय उद्योग किए जाते हैं, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर के तौर पे यानी निजी सेक्टर के तौर पे देखते हैं। जबकि द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेजेस अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर। जबकि सरकार जो है वो कई संस्थाओं को पब्लिक सेक्टर के तौर पर यानी सार्वजनिक सेक्टर के तौर पर चलाती है और मैनेज करती है, उसका प्रबंधन या देखरेख करती है। द फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट मे ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस इन पार्ट और एंटायरली। हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो संघीय तौर का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर, या सिर्फ राज्य सरकार जो है वो इन संस्थानों को पूरे स्वामित्व के साथ यानी पूरा कंट्रोल अपना हो, या फिर पब्लिक और प्राइवेट यानी कुछ हिस्सेदारी जो है सरकारी क्षेत्र की भी हो सकती है। दोबारा से देखो, संघीय का मतलब था कि हमारे यहाँ बात है सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट से। हो सकता है कि जो फर्म है या जो कंपनी है, जो उद्यम है, वो सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर चला रही है, या फिर केवल राज्य सरकार या केवल केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है या केवल स्टेट गवर्नमेंट है उस फर्म को रन कर रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है, उस संगठन में सरकार का 100% का निवेश है, यानी पूरा का पूरा स्वामित्व या जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट की है। ये भी हो सकता है केवल कुछ परसेंट जो निवेश है, यानी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम कर रहा है, यानी PPP मॉडल पे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि केवल कुछ परसेंट जो हिस्सा है वो सरकार का है और कुछ जो प्राइवेट पीपल्स का है। इस तरीके से जो ये फर्म है इसे हम पब्लिक फर्म यानी सार्वजनिक उद्यम भी कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड द अप्रोच to economic development in industrial policy resolution of 1948। भारतीय सरकार ने एक नजरिया दिखाया था आर्थिक विकास के लिए। 1948 में एक औद्योगिक नीति लेके आई थी। 1948 में भारत सरकार ने एक अपनी औद्योगिक नीति अपनाई। देश की आज़ादी के बाद एक उद्योग की एक अपनी खुद की नीति बनाई, एक अपना तरीका बनाया, जिसमें तय किया कि सरकार कुछ उद्यमों पे खुद का नियंत्रण रखेगी ताकि देश को एक आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके या इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश की जा सके। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 also set forth some goals for the public sector to achieve in order to speed up the rate of expansion and industrialization। इसी प्रकार से जो औद्योगिक नीति 1956 का प्रस्ताव लाया गया था, रेजोल्यूशन जो एक प्रस्ताव पास हुआ था संसद में 1956 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत, उसने भी कुछ लक्ष्य तय किए थे सार्वजनिक कंपनियों के लिए, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए, कि वो अगर इन लक्ष्यों को हासिल कर लेगी तो इस देश में औद्योगिकीकरण का विकास होगा और व्यावसायिक वृद्धि होगी। इन 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज diametrically opposed to all previous strategies in which the government considered disinvesting in public sector and giving the private sector more independence। लेकिन 1991 में बहुत नाटकीय तौर पर, यानी 1991 में जो औद्योगिक नीति अपनाई सरकार ने, लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो आई थी,
हम उसकी बात कर रहे हैं, उदारीकरण की नीति जब आई थी। तो ये कह रहे हैं कि 1991 में सरकार ने 1991 में जो गवर्नमेंट ने अपनी औद्योगिक नीति ली, उसने क्या किया, पुरानी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उद्योगों से जुड़ी थी, उससे उलट प्राइवेटाइजेशन को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया और ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करी प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सके और ज़्यादा डेवलप हो सके। ठीक है, यानी सरकार ने इस दौरान क्या किया था, डिसइन्वेस्टमेंट किया था, निवेश को निकाल लिया था पब्लिक सेक्टर से और उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया था। एट द सेम टाइम कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वर वेलकम्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। 1991 की ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम बात करें कि 1991 में ना सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट किया गया पब्लिक सेक्टर में, यानी सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सौंपा गया या उसका जो निवेश है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया, बल्कि इसी दौरान सरकार ने ये भी किया कि जो कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं उन्हें भी भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यानी ऐसी नीतियां अपनाई गई, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल रेगुलेशंस को इतना ईजी किया गया कि फॉरेन कंपनी भी भारत में आके बिजनेस कर सके, निवेश कर सके, मोटिवेट हो वो। इन द इंडियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को एग्जिस्टिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में भी सार्वजनिक उद्यम है, यानी कुछ सार्वजनिक कंपनियां या ऐसी कंपनियां जो ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। इसके अलावा प्राइवेटली ऑन्ड है, यानी ऐसी कंपनियां जिसे प्राइवेट सेक्टर वाले चलाते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां या ऐसे संगठन जो एक से ज़्यादा देशों में ना सिर्फ माल बेच रहे हैं बल्कि माल का निर्माण भी कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग वो मल्टीपल कंट्रीज में भी कर रहे हैं। ये सारी आज की स्थिति में भारत में मौजूद हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सभी हमें भारत में देखने को मिलती हैं। आते हैं इंडियन इकोनॉमी में, अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, अगर बात करें एक डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, इसका मतलब है कि एक पूरा विभाग बनाया गया है, एक पूरा विभाग जो है, यानी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है भारत में करंट में, पहले एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, तो वो क्या करता था, एजुकेशन सेक्टर को देखता था। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय है व्यावसायिक संस्थानों को, तो वो क्या करेगा, जितने भी वाणिज्यिक डिसीजन होंगे उन्हें लेगा। यानी ये कह रहे हैं कि पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो पब्लिक सेक्टर की उस यूनिट को या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। सरकार के द्वारा बनाई गई एक मंत्रालय जो उस खास तरीके के व्यवसाय को कंट्रोल करता है और रूल आउट करता है, मतलब चलाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर में हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अलावा स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं, यानी संवैधानिक व्यवसाय, यानी कोई लॉ बनाया गया, एक्ट पास कराया गया पार्लियामेंट से या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी किसी राज्य के विधानसभा से कोई विशेष कानून पास करा के या तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड कराया गया और चलाया जा रहा है, या फिर संसद से कोई विशेष कानून, जैसे एलआईसी है, ठीक है, संसद से विशेष कानून पास कराया गया और फिर उसके अंतर्गत उस कंपनी को फॉर्म किया गया, इसे हम कह रहे हैं स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां जो हैं, ये सारी जो तीन हैं, ये पब्लिक सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी ऐसी कंपनियां जिसे देश का कोई मंत्रालय जो है कंट्रोल करता है, देखरेख करता है। रेलवे की बात कर लें हम तो, ठीक है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सारे हैं, किसी भी संसद या स्टेट लेजिस्लेटिव के जो लॉ पास हो रहे हैं से ये रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, चलती हैं, ठीक है। इनका मूल उद्देश्य वेलफेयर ऑफ पीपल होता है बेसिकली। और गवर्नमेंट कंपनी, इसके अलावा सरकारी जो कंपनियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल है ना, HUL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो हमें फर्म देखने को मिलते हैं या जिस टाइप के फर्म देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक छोटी सी दुकान गली मोहल्ले के भी सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। निजी मालिकाना हक, एक ही व्यक्ति जो बिजनेस को रन कर रहा है और चला रहा है। पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, ठीक है, लोग मिलके क्या करते हैं,
एक समझौता कंपनी बना लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट आता है, हमारी पिछली वीडियो में हमने इसे पढ़ा है ठीक से डिटेल में। ये सब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव सहकारी समितियां, सरकार इनिशिएट करती है और लोगों को एक दूसरे के साथ किसी भी कॉर्पोरेट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा के इनको रन किया जाता है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल सेक्टर में इस तरह की कंपनियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये भी प्राइवेट सेक्टर की फर्म है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो जो है इस तरीके के काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में रिलायंस है और जितनी भी विदेशी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा कंपनी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनियां जिनके नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड टाइटल होता है। ठीक है, जैसे हमारी खुद की कंपनी है श्री धर्मराज कृपा प्राइवेट लिमिटेड। वैसे इसके बारे में, इनके बारे में जो डिटेल है आपने प्रीवियस चैप्टर में हमारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मौजूद है। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की, यानी सार्वजनिक उद्यमों के बारे में बात करें, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दीज बिजनेसेस आर सेट अप as ministry departments and are regarded as extensions or part of the ministry। ये जो व्यवसाय हैं ये किसी एक सरकार के मंत्रालय के विभाग के द्वारा देखरेख किया जाता है और ये विभाग का ही एक हिस्सा माना जाता है या मंत्रालय का एक हिस्सा होता है। दोबारा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया कोई एक मंत्रालय, कोई मिनिस्ट्री, कोई एक विभाग के द्वारा संचालित किया जाने वाला कोई एक संगठन, ये बेसिकली इसी मंत्रालय का एक हिस्सा माना जाता है। जैसे परिवहन मंत्रालय, NCPI, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया जो बनाते रहते हैं हम लोग, जितनी भी हाईवेज बना रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पार्ट है किसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का या मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। They operate through government personnel and its employees are government employees। आमतौर पे जो ये संगठन है ये सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, नहीं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है। और जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय इन संगठन में काम करते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है। These endeavors may be governed by the federal और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रूल्स आर फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स अप्लाई। जो ये डिपार्टमेंट है ये या तो संघीय सरकार के द्वारा यानी केंद्र और राज्य सरकार मिलके, या केवल राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और जो नियम है इसमें या तो संघीय केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम लगते हैं या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियम इन जो फर्म्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, इन पे लागू होते हैं। जैसे लेबर डिपार्टमेंट हो गया, मैं जानता हूँ मेरे फादर थे उसमें इसलिए पता है। रेलवेज एंड द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आर टू एग्जांपल्स ऑफ दिस बिजनेस। अगर हम बात करें रेलवे की या पोस्ट, भारतीय पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो डिपार्टमेंट है, जो डाक विभाग है, भारतीय डाक विभाग या भारतीय रेल, ये दोनों जो विभाग है वो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, या कहें कि वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंतर्गत आते हैं। ये सार्वजनिक फर्म का है। अब हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अगर फीचर्स की बात करें, क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता है दीज एंटरप्राइजेज आर फंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्स एंड आर एनुअल अलॉटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट। ये जो संस्थाएं हैं ये इसको सीधा पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जब सरकार बजट बनाती है, एनुअल बजट की बात कर रहे हैं या स्टेट जो भी अपना बजट बनाती है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा पैसे का जो है इन डिपार्टमेंटों को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ये कह रहे हैं अन्य सरकारी कार्यों की तरह ही जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, यहाँ पे हर साल या एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद ऑडिट होना, यानी हिंदी में अंकेक्षण होना, या खातों की जांच चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा कराना। आमतौर पे जो रेलवे हैं या पोस्टल डिपार्टमेंट है या कोई भी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है
उसकी जांच कैग के द्वारा क्रॉम्प्टन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कराई जाती है, और ये एनुअल बेस पे होता ही होता है और रूटीन बेस पे भी होता है। एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज and their recruitment and working conditions are similar to those of government employees। इसीलिए क्योंकि एक सार्वजनिक फर्म है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है गवर्नमेंट की, इसीलिए कह रहे हैं कि जो कर्मचारी इन एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, इन उद्यमों के अंतर्गत जो कर्मचारी एम्प्लॉय काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। और इनकी जो भर्ती है और काम करने के जो नियम है, रिक्रूटमेंट यानी उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, और जो वर्किंग है, जो काम करने के रूल रेगुलेशन है उन पे, वो सारे वही वाले रूल रेगुलेशन होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल हैं। इट इज मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। एक और बात कह रहे हैं कि एक सब डिवीजन है, एक बड़ा मंत्रालय का एक विभाग है, एक हिस्सा है, एक शाखा है, ठीक है, सरकारी विभाग का, और इसे सीधे तौर पे उस मंत्रालय के द्वारा जिसके अंतर्गत ये एंटरप्राइज आता है नियंत्रित किया जाता है। यानी इसके लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो सुपरविजन्स है, या जो भी इम्पैक्टिव डिसीजन है, या स्टेट होल्डिंग कह ले, पूरी तरीके से स्टेक होल्डिंग, जो निर्णय लेना है वो सिर्फ मंत्रालय के द्वारा ही लिया जाएगा इस तरीके के एंटरप्राइजेज में, या ये कहें कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। विशेषताएं क्या हैं, बेनिफिट क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का? सबसे पहला, इंश्योर दैट पार्लियामेंट हैज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। सबसे बेनिफिट होता है कि जो देश की संसद है उसका पूरा नियंत्रण इसके कार्य प्रणाली पे होता है। और याद है ना कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक नेशन है, तो एक प्रजातंत्र है, तो इसका मतलब है क्योंकि संसद का पूरा नियंत्रण इस तरीके के अंडरटेकिंग में होता है, तो जो ये अंडरटेकिंग्स हैं, यानी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ये लोगों के लाभ के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो के लिए काम करते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल होने का मतलब ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला, वेलफेयर ऑफ नॉर्मल पीपल इसके अंतर्गत सोचा जाता है। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसके अलावा जो सार्वजनिक जवाबदेही है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि सरकार को इसकी जितनी भी जो भी इन्वेस्टमेंट है, कैसे कैसे पैसा खर्च हुआ है, अकाउंटेबिलिटी ये हमेशा पब्लिक करनी पड़ती है। यानी इनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, या उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, जनता के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंतर्गत अवेलेबल कराना जरूरी होता है। और साथ ही साथ इन्हें एनुअल नोटिस के तौर पर या पब्लिकेशन के तौर पे समय समय पर जो है न्यूज़पेपर या अदर मीडियम के जरिए जारी किया जाता है। यानी कुल मिला के जो डिग्री है अकाउंटेबिलिटी की, यानी जवाबदेही जो है वो इस तरीके की फर्म की बहुत ही ज़्यादा होती है। एक सामान्य आदमी इन फर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी उसे चाहिए वो उसका हकदार माना जाता है, यह कहे कि वो व्यक्ति उसका मालिक है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दिस एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। फिर इस तरीके के जो उद्यम हैं उन्हें जो पैसों का लाभ होता है, जो बेनिफिट होता है, जो रेवेन्यू राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू राजस्व कहते हैं, जो राजस्व प्राप्त होता है वो सीधे तौर पे जो संघ सरकार है, संघीय सरकार है, उनके पास यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास जमा होता है, यानी ये उसका लाभ माना जाता है। When it comes to national security, this is the best option because it is under the direct authority and supervision of relevant ministry। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर उपाय हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सीधे तौर पे जो मंत्रालय है अपना पूरा जो नियंत्रण है वो बनाए रखता है, सुपरविजन बनाए रखता है। यानी आवश्यकता पड़ने पे वो कभी भी कोई भी जांच जरूरी या कोई भी जरूरी बदलाव या नियम है वो बना सकती है और लागू कर सकती है। इस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाते हैं इस तरीके के अंडरटेकिंग्स।
अब आते हैं लिमिटेशन क्या है, स्कोप क्या है, सीमाएं क्या हैं, या किस दायरे तक काम कर पाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो नो फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। देखो, गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसका मतलब है एक बड़ा लाइन ऑफ एक्शन के लिए कोई भी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो डिसीजन होगा वो बहुत हैक्टिक होगा, एक रूल के अंतर्गत चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो डिसीजंस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं इस तरीके के अंडरटेकिंग्स में। और हम समझते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अगर ऑपरेशंस को, जो कार्य हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। पर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग देखने को नहीं मिलती। The employees or the head of departments of such undertakings are not allowed to take independent decisions without the approval of the ministry concerned. वही कह रहे हैं, अभी जो पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, वही कह रहे हैं कि कोई कर्मचारी हो या किसी डिपार्टमेंट का कोई हेड हो, किसी विभाग का कोई मुखिया हो, ठीक है, दोनों को ही इन तरीके के जो अंडरटेकिंग्स हैं उनमें अपना खुद का एक निर्णय इम्प्लीमेंट करने का, अपना खुद का एक निर्णय लागू करने का अधिकार नहीं होता जब तक कि उन्हें मंत्रालय विभाग, जो कंसर्न मंत्रालय है, जो संबंधित मंत्रालय है, उससे अप्रूवल नहीं मिल जाती, अनुमति नहीं मिल जाती। यानी चाहे आप कर्मचारी हैं विभाग में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर आप उसके क्या है हेड ही क्यों ना हो, दोनों ही स्थिति में आप अपने निर्णय को तब तक लागू नहीं करा सकते अपने डिपार्टमेंट में जब तक कि आपको कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से अप्रूवल यानी मंजूरी ना मिल जाए। Bureaucrats overly cautious and conservative approval prevents them from embarking on dangerous initiatives. ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, यानी का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री है, जो रूल रेगुलेशंस है, वो बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस बात का, बहुत कॉशियस अप्रोच होता है, बहुत सावधानी से चीज़ों को चुनते हैं। इसका मतलब रिस्क टेकिंग नहीं होता। ऐसे निर्णय जिनमें जोखिम है, जोखिम भरे निर्णय लेने के जो चांसेस होते हैं इस तरीके के अंडरटेकिंग में और नहीं लिए जाते, वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से निर्णय लिए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ओवरली कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल प्रिवेंट्स फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन डेंजरियस, यानी ऐसी शुरुआत या ऐसी पहले जिनमें जोखिम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो जोखिम होने वाले जो डिसीजन है वो लेना पॉसिबल नहीं होता इस तरीके के एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। नो एक्शन कैन बी टेकन अंटिल द राइट चैनल्स ऑफ अथॉरिटी आर फॉलोड। तब तक इस तरीके के डिपार्टमेंट में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि आपको सही अथॉरिटी जो है उससे परमिशन ना मिल जाए। यानी जो मंत्रालय का जो व्यक्ति अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है, जो हेड बनाया गया है, कि वो ही उस कंसर्न्ड डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन देगा। तो जब तक ऐसी परमिशन नहीं मिलती तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन द मिनिस्ट्री, ठीक है, मंत्रालय के कई राजनीति जो है, सीधी बात है कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक दखल अंदाजी रहती है। यानी अगर आप देखें तो राजनीतिकरण ज़्यादा असर डालता है, यानी जो मंत्रालय की भूमिका, मंत्रियों की जो भूमिका है, वो डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं या जो कहें मैनेजरियल पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको फ्रीली काम नहीं करने देते, उनकी दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा इन जैसे ऑर्गेनाइजेशनों में देखने को मिलती है। कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स आर जनरली इग्नोर्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट डिलीवर एक्सेप्टेबल सर्विसेज। उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं आमतौर पे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनमें अनदेखी, इग्नोरेंस का शिकार हो जाती है। वजह आमतौर पे ये जो ग्रुप है, एक बड़े लॉट ग्रुप है, उनकी सेवाओं को ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी बहुत हाई क्वालिटी की सर्विसेज सभी कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल हों, ये देखने को कम ही मिलता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंतर्गत। नाउ द एक्ट एस्टैब्लिश इट्स पावर एंड फंक्शंस एज वेल एज द रूल्स एंड रेगुलेशन
that govern its personnel and interactions with government agency। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो किसी स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट से पास हुए हैं या फिर किसी एक्ट जो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव किसी राज्य की विधानसभा से पास हुआ के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कानून है जो इसके लिए नियम कायदे कानून बनते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के, वो उन्हीं लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। यानी जो लॉ में मेंशन है रूल और रेगुलेशन, वही रूल और रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में। जिन लॉ के अंतर्गत, जिन कानून के अंतर्गत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की गई है, निर्मित की गई है। They have government power as well as significant amount of private sector operating flexibility। लेकिन हाँ, ये भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है, इसमें डुअल बेनिफिट है कि जहाँ पे सरकारी शक्तियाँ भी इस तरीके के फर्म को प्राप्त है, वहीं पे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की जो लचीलापन होता है ऑपरेटिंग काम काज को करने का, जो ढिलाई होती है, एक छूट जो होती है, कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर वाली जो वो छूट है, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी मौका यहाँ पे मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये लिमिटेशंस थे ना। अब दूसरा है पब्लिक सेक्टर के जो टाइप है उसमें स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, संवैधानिक उद्यम। A statutory corporation is a public enterprise created by a special act of parliament or state legislature which defines its powers, duties and function। एक संवैधानिक कंपनी एक ऐसे सार्वजनिक उद्यम को कहते हैं, एक ऐसे पब्लिक एंटरप्राइज को कहते हैं जिसका निर्माण या ये कहें कि जिसको रजिस्टर्ड किया गया है देश के संसद में पास किसी विशेष कानून के अंतर्गत, यानी स्पेशल एक्ट, ठीक है, पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, या फिर किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा पास किसी विशेष कानून के अंतर्गत इस कंपनी को निर्मित किया गया है, पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव से जो कोई एक्ट पास हुआ है उस एक्ट के अंतर्गत जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की गई है। दूसरी बात, क्योंकि स्पेशल एक्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा ये रजिस्टर्ड की गई हैं संस्थाएं, तो जो रूल हैं इन एक्ट के अंतर्गत वही रूल और रेगुलेशन जो है इन कंपनियों को फॉलो करना होता है, यानी मानना होता है, या इन कंपनियों में जो एक्ट में लिखे गए प्रावधान हैं, नियम, कायदे, शर्तें हैं, वो सारे पालन करनी पड़ती है। इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज एस्टैब्लिश्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक कॉमर्शियल और पब्लिक फंक्शंस। ये कह रहे हैं कि ये सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे संगठन हैं जो एक अपनी खुद की स्वतंत्र वैधानिक पहचान या कानूनी पहचान रखते हैं। यानी वो एक स्वतंत्र एंटिटी, एक सरकार की नज़र में वो एक अलग व्यक्तित्व है, कानूनी पहचान है उसके पास, और साथ ही साथ इसको बनाया गया है कुछ कॉमर्शियल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए या लोगों के संबंध में जुड़े हुए किसी खास कामकाज के लिए, लेकिन आमतौर पे इसलिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके इस फर्म का। क्या विशेषताएं हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, संवैधानिक जो कंपनियां हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं जो देखने को मिलती है। दे आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ एक्ट। देखो, ये जो स्टैट्यूटरी कंपनियां, इनके लिए एक विशेष कानून लाया जाता है इस्टेब्लिश करने से पहले। कुल मिला के संसद के द्वारा पास या किसी राज्य के विधानसभा के द्वारा पास किसी विशेष कानून के अंतर्गत, क्योंकि ये कानून बनाए गए हैं इन्हीं फर्म को रजिस्टर्ड करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये जो हैं उन्हीं के नियमों कायदों, उसी कानून के नियम कायदों से चलती हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। एक बात भी है, शासन के द्वारा पूरी तरीके से स्वामित्व होता है इस तरह की स्टैट्यूटरी कंपनियों के ऊपर। शासन हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो सकती है, लोकल बॉडीज़ भी हो सकती हैं, या एक फेडरल मैकेनिज्म भी काम कर सकता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट
दोनों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुल मिला के ये कहा जाए तो जो ये स्टेटूटरी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेशन है, वो पूरी तरीके से गवर्न होती हैं स्टेट के द्वारा, राज्य या शासन के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज इट्स पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। देखिए वही कह रहे हैं कि जब इस कंपनी का जो स्वामित्व है सरकार के पास है, शासन के पास है, तो जो सरकार है वो इसकी वित्तीय जिम्मेदारी भी इसके पास है, फर्म को घाटे फायदे की जिम्मेदारी भी इसके पास है, और उसके बाद अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो इस उद्यम से यानी इस स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन से जो लाभ हुआ है वो उसका प्रयोग कर सकती है। इट इज़ अ लीगल एंटिटी दैट हैज़ authority to sue and be sued, to enter into contracts and acquire property of its own name। क्योंकि ये कानूनी निकाय हैं यानी इसको एक कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसीलिए ये एक जो संगठन है इस पे मुकदमा किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। ये किसी व्यक्ति पे मुकदमा भी कर सकती है, अपने नाम से कोई संपत्ति भी कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई एग्रीमेंट, कोई अनुबंध कर सकती है किसी बाहरी व्यक्ति से, ठीक है, और आदि, और इसका अपना एक खुद का नाम है, ठीक है। इट ऑब्टेन्स फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक। जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है वो अपने लिए धन जो है सरकार से या सार्वजनिक रूप में लोगों से, जनता से इकट्ठा कर पाती है इक्विटी के जरिए। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ इट्स एक्ट। साथ ही साथ इस फर्म से जुड़े जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके काम काज के लिए जो शर्तें हैं, जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, वो जो एक्ट है जिसका एक्ट के अंतर्गत ये स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन डेवलप हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, बॉन्ड हुआ है, ये उसी एक्ट के अंतर्गत टर्म्स और कंडीशन इन एम्प्लॉइयों के कामों के लिए होते हैं। ना बेनिफिट क्या है, फायदेमंद क्यों है इस तरह की कंपनियां, लाभ क्या है? दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को, सार्वजनिक फर्म को काम करने की एक बड़ी छूट मिली होती है अपने कामकाज के दायरे को। वो देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी लेवल तक काम को बढ़ा सकते हैं, उन्हें बार बार परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और अपने कामों को हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन में किसी हद तक भी वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस इन देयर फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग इनकम एंड एसेट्स। सरकार किसी भी तरीके से जो एक स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसमें अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेरेंस नहीं करती कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ नहीं हो रहा, जैसा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के केस में था। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में सरकार किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करती। हाँ, सिर्फ उसने क्या किया, रूल रेगुलेशन डिसाइड किए कि सार्वजनिक फर्म किस तरीके से काम करेंगे, स्टेट्यूटरी फर्म किस तरह से काम करेंगे और किस एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, रिसिप्ट पे तो नहीं होती, कम से कम जो पैसा आना है। विद इन द पावर ग्रांटेड टू देम बाय द लेजिस्लेशन दे क्रिएट देयर ऑन पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। अब ये कह रहे हैं जो शक्तियाँ स्टेट्यूटरी फर्म को, संवैधानिक जो व्यवसाय हैं उनको जो शक्तियाँ उन्हें उस एक्ट से प्राप्त हुई हैं, उस शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये अपने यहाँ एम्प्लॉय के लिए पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, कायदे कानून, काम करने के तरीके, दिशा निर्देशन बना सकते हैं। यानी उस दायरे में रह के जो एक्ट है, उस एक्ट से जो प्राप्त पावर है इन फर्म को ये डिसाइड करने का मौका देती हैं कि किन रूल और रेगुलेशन को अपने एंटरप्राइज के अंतर्गत वो फॉलो कराएंगे अपने एम्प्लॉयज से। इट इज़ अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहे स्टेट्यूटरी कंपनी जो है एक बहुत ही उपयोगी साधन है, एक तरीका है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आर्थिक जो लाभ है या आर्थिक संपन्नता संभव है, आर्थिक विकास संभव है। क्योंकि देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है,
तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्डाइज होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। लिमिटेशन की बात करते हैं। अब क्या सीमाएं हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की? Every action is governed by a set of rules and regulations. Hence, operational flexibility isn't much possible. क्योंकि जितने भी काम या फैसले लिए जा रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो नियमों और कायदों के अंतर्गत रहते हुए लिए जा रहे हैं जो पहले से तय हैं। यानी पहले से तय जो नियम और कायदे हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के मैनेजमेंट लिए हैं अपने लेवल पे, उसी के अंतर्गत वो क्या कर रहे हैं, हर डिसीजन को लेते हैं। इसीलिए जो कामकाज में लचीलापन है वो थोड़ा कम रहता है, यानी जल्दी से बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें नियमों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है डिसीजन लेते हुए। अ बिग चॉइसेस और वेयर लार्ज सम्स ऑफ मनी आर इन्वॉल्व्ड, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरवेंशन हैज़ ऑलवेज बीन प्रेजेंट। दूसरी बात है, अगर कोई बड़ा फैसला लेना है इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड या फिर कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा फंड है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो उस स्थिति में सरकार या राजनीतिक पार्टियां जो हैं हस्तक्षेप यानी किसी न किसी बहाने किसी न किसी तरीके से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट देती ही देती हैं अपने फ़ायदे को देखते हुए। करप्शन इज़ परवेसिव एवरीवेयर देयर इज़ पब्लिक इंटरेक्शन। अब एक और बात, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं भारत में तो ये सिद्ध है कि जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां हैं किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, बेईमानी जैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में तो ये बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हैं उनमें करप्शन एक कॉमन फिनोमिना है, एक सामान्य बात है, भ्रष्टाचार बहुत हद तक होता है। तो ये कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कंपनीज में भी अन्य पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसी की तरह इनमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। Appointing advisors to the corporation board limits the corporation's ability to enter into contracts and make other decisions. सलाहकार को नियुक्त करने यानी जो कॉर्पोरेशन बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के, उनके लिए एक एडवाइज़र सलाहकार नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से इनको निर्णय लेने में छूट कम मिलती है, इनका दायरा बहुत सीमित होता है फैसला लेने में, क्योंकि इन्हें जो भी एडवाइजरी जो कंसल्टेंट है उसके द्वारा उसके एडवाइसों को फॉलो करके ही वो अपने निर्णय ले सकते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, सरकारी कंपनियां। ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर थी। हमने पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखी, वो थी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, दूसरी देखी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और तीसरी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियां। अ गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज वन इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और अ पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड्स at least 51% of paid up capital include a subsidiary of a government company, ठीक है। ये कह रहे हैं एक जो सरकारी कंपनी है, एक सरकारी जो कंपनी होती है, गवर्नमेंट जो कंपनी है का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है और जिसमें या तो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या फिर यानी केवल केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का या केवल राज्य सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का या फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का साथ में मिला के अगर पेड अप कैपिटल जो है यानी जो कुल अंश उन्हें ऑथराइज किया गया है, ऑथराइज शेयर का इन्वेस्टमेंट कैपिटल का 51% पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल का 51% जो है सेंटर केवल, स्टेट केवल या फिर पार्शली सेंटर और स्टेट के द्वारा जो निवेश है इस कंपनी में किया गया है। इसके अलावा इसके साथ ही साथ यानी एक तो ऐसी कंपनी जिसमें 51% सेंट्रल और स्टेट या फिर स्टेट और सेंटर
कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है पेड अप कैपिटल के तौर पर कंपनियों में, और ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, यानी जिस पे एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोल है, आइदर इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है या जो शेयर हैं परचेज कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो ऐसी स्थिति में जो ये कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। दोबारा से, अगर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का संयुक्त रूप में मिलके कुल मिला के 51% से ज़्यादा का पेड अप कैपिटल इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी समझा जाएगा। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनमें जो कि सब्सिडरी के तौर पे काम करती हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी के लिए, को भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। Certain restrictions apply to appointment and retirement of directors and other senior management professionals। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके डायरेक्टरों के लिए और कुछ बड़े मैनेजरियल पोजीशन के लिए, प्रबंधकीय लोगों के लिए उनके अपॉइंटमेंट, उनकी भर्ती कैसे होगी इन कंपनियों में, या फिर उनका रिटायरमेंट किस प्रकार से होगा, ये जो नियम है ये 2013 एक्ट के अंतर्गत ही फॉलो किए जाएंगे। यानी रिस्ट्रिक्शंस होती है गवर्नमेंट कंपनी में जो डायरेक्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेके और उनके जो रिटायरमेंट है उनको लेके, ठीक है। द कंपनी शेयर आर परचेज इन द नेम ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंट। एक और बात महत्वपूर्ण है कि एक जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में जो कंपनी के शेयर यानी 51% या मोर देन दैट का जो निवेश है वो देश के राष्ट्रपति के नाम पर परचेज किया गया होता है। यानी जब एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में जो निवेश होगा कम से कम 51% से ज़्यादा का वो देश के राष्ट्रपति के नाम पर परचेज किया गया है। Government corporations are referred to as such since the government is majority stakeholder and has authority over administration of these businesses। आगे जोड़ा गया जो पहली बार में डिस्कस कर लिया था कि इसका मतलब है कि स्टेक होल्डर कंपनी के निर्णय कर्ता जो होते हैं या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें जो गवर्नमेंट की भूमिका होती है कंपनी से जुड़े हुए डिसीजन लेने की, बड़े डिसीजन लेने की, वो सरकार की होती है। ये एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा प्रबंधन ही सरकार देख रही है, ऐसी कंपनियां जो हैं गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। सीधी बात है, वो मेजर स्टेक होल्डर है, यानी जो बड़ा पैसा है 51% से ज़्यादा का जो अंश है वो किसका निवेश है? सरकार का निवेश है, गवर्नमेंट का निवेश है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगी। अब देखते हैं क्या विशेषताएं हैं गवर्नमेंट कंपनी की। इट इज़ अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीसीडिंग कंपनी लेजिस्लेशन। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी केवल वो कंपनियां होती हैं जो या तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत हुई हैं या उससे पहले के मौजूद किसी कंपनी एक्ट के अंतर्गत, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हुई हैं, या उससे पहले के किसी इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत, यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस जो भी लॉ थे 1912 था, 1913 था, उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हुई हैं कंपनी एक्ट के अंतर्गत। तो ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी माना जा सकता है अगर उनका उसमें सेंटर का जो स्टेक होल्डिंग है वो पेड अप कैपिटल का 51% है, या एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के लिए। Any third person can sue the firm in a court of law and company can be sued। इसी तरीके से इन कंपनियों को भी, जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में था, ऐसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के केस में भी है कि गवर्नमेंट जो कंपनी है उन्हें कोई तीसरा यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पर अपना मुकदमा चला सकता है, और इसी प्रकार से ये कंपनियां भी किसी बाहरी व्यक्ति पे मुकदमा कर सकती हैं, सू कर सकती हैं।
A corporation can engage into contract and purchase real estate on its own name. इसी तरीके से एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की भांति ही जो गवर्नमेंट कंपनी है वो भी अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपने नाम से खुद की संपत्ति खरीद सकती है, कोई स्टेट खरीद सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है. द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट के अधीन. इसके अलावा जो नियम पालन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं पब्लिक कंपनी के लिए वो उन नियमों को पालन करती है, फॉलो करती है, मानती है. The firm's management is governed by requirements of the Company Act, much like any other public limited company. उसी पॉइंट को दोबारा है लिखा गया कि जो फर्म का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको भी कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले के किसी मौजूदा कंपनी एक्ट के अंतर्गत अनुपालन किया जाता है, माना जाता है, जैसे कि अन्य किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए माना जाता है. Employees are hired in accordance with the company own rules and regulation, which are outlined in the company's memorandum and article of association. हाँ, कर्मचारी जो संबंधित जो नियम हैं, जो रूल और रेगुलेशंस है, जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, वो कंपनी के द्वारा तय किए जाते हैं. कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा नहीं, इसके द्वारा कंपनी खुद तय करती है कि वो किस नियम के अंतर्गत, यानी उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, क्या कंपनसेशन पे करेंगे, एसेट्रा. ये सारी चीज़ें कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट के द्वारा तय करती है. इसके दायरे के अंतर्गत तय करती है कि वो किन रूल और रेगुलेशंस के अंतर्गत अपने लिए एम्प्लॉय हायर करेगी या कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी. These businesses are exempt from accounting and auditing norms and legislation. The central government appoints an auditor. ये जो व्यवसाय हैं, यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इन्हें अकाउंटिंग के नियम इन पे लागू नहीं होते. अकाउंटिंग के नियम लागू होते हैं बेसिकली कि इन्हें कोई बाहरी व्यक्ति अलग से अपॉइंट नहीं करना पड़ता. सरकार खुद से कैग के जरिए, कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल के जरिए इन कंपनियों का क्या ऑडिटर अंकेक्षण कराती है, साल दर साल ऑडिट रिपोर्ट बनवाती है, जांच करती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है. ठीक है. The money for government corporations comes from government shareholdings and other private stakeholders. इन कंपनियों को काम करने के लिए जो पैसा है, यानी अगर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनीज को काम करने के लिए पैसा सरकार से, साथ ही साथ प्राइवेट शेयर होल्डर से, जो सार्वजनिक अंशधारक हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो है इन कंपनियों का शेयर खरीदता है, उनके जरिए इन कंपनियों को पैसा काम करने के लिए मिलता है, कैपिटल मिल पाता है काम करने के लिए. अब देखते हैं फायदे क्या हैं गवर्नमेंट कंपनीज के. द इंडियन कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज द प्रीरिक्विजिट्स फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट बिजनेस. ठीक है. भारतीय कंपनी एक्ट, बेसिकली हम 2013 की बात करें तो भारतीय कंपनी एक्ट 2013 में उन नियमों को, उन जरूरी नियमों के बारे में बतलाया गया है जिसके अंतर्गत ये जो कंपनियां हैं, सरकारी जो व्यवसाय है वो कंडक्ट होंगे, कामकाज होगा. अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इट हैज़ ऑन लीगल एंटिटी. ठीक है. सरकार के अलावा इसकी खुद की एक वैधानिक पहचान भी है. कंपनी का एक अलग नाम है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है गवर्नमेंट से अलग, यानी सरकार से इतर ये खुद अपनी खुद की एक कानूनी पहचान रखती हैं ये कंपनियां. It has complete autonomy over all management choices and takes measures based on sound business judgment. इसको खुद की एक स्वतंत्र स्वायत्ता प्राप्त है, यानी इसके पास अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी है, ये खुद के निर्णय खुद से ले सकता है. इस पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव सरकारी नहीं होता, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होता, और ये खुद अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है और खुद तय कर सकता है कि अपने बिजनेस में इसे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, नहीं करना है. यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन कंपनियों पे कम देखने को मिलता है या ना के बराबर है. कंपनीज कैन कंट्रोल द मार्केट एंड डिस्करेज अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस एट अप्रोप्रिएट प्राइसिंग. ये कंपनियां
आमतौर पे बाजार को नियंत्रित कर पाती हैं या पूरा कंट्रोल कर पाती हैं। जो मैल प्रैक्टिसेस हैं बाजार में माल बेचने के, होर्डिंग वगैरह, जमाखोरी जैसी चीज़ें हैं, ये उनको रोकती है। इसका मतलब है कि एक स्वस्थ व्यवसायिक वातावरण बनाने के लिए ये अपनी चीज़ों की कीमतों को कम करके बेचती है ताकि मार्केट में सही कीमत पे ग्राहकों को माल मिल सके या मिलता रहे। लिमिटेशन, सीमा में क्या सीमाएं हैं इसकी? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज सोल स्टेक होल्डर इन सम ऑफ द एंटरप्राइज, द कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्शंस आर लार्जली इरिलेवेंट। क्योंकि कई जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनमें सरकार एकमात्र निवेशक के तौर पे होती है, यानी एकमात्र ऐसा है कि केवल और केवल सरकार का ही पैसा लगवाए उन गवर्नमेंट कंपनीज के अंतर्गत। नतीजा, जो कंपनी एक्ट के जो नियम हैं जो बनाए गए कई बार बाधक साबित होते हैं इन कंपनियों को डिसीजन लेने में, वो भी इरिलेवेंट है, यानी गैर जरूरी नियम है जो इसमें लागू हो जाते हैं क्योंकि कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये पूर्णतया काम करती है। इट अवॉइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दैट गवर्नमेंट फंडेड एंटरप्राइज शुड हैव। साथ ही साथ इसकी एक और सीमा है कि जो एक संविधानिक जवाबदेही है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान है, जो अकाउंटेबिलिटी तय करता है किसी भी लीगल एंटिटी के लिए, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, एक सामान्य आदमी हो या एक निर्मित कंपनी हो, दोनों के लिए संविधान ने जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करी है। ठीक है, ये उसे नेगलेक्ट करता है। एक गवर्नमेंट कंपनी जो है उसकी अनदेखी कर देता है कई बार, और सरकारी कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि इस तरीके की अनदेखी ना हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, पीपल्स के, उनकी अनदेखी ना हो, लेकिन कई बार गवर्नमेंट कंपनीज उसकी अनदेखी कर देती है। द गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द मेन पर्पज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफिटेड। जो सरकार है वो अपना पूरा नियंत्रण रखती है इस कंपनी के प्रबंधन में, उसके प्रशासन में, यानी कंपनी किस तरीके से अपने कामों को देखरेख करेगी, कर्मचारियों को देखरेख करेगी, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें सरकार की दखल अंदाजी से होती है। नतीजा, जो मुख्य उद्देश्य सरकारी कंपनियों का है, क्योंकि ये किसी अन्य कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हुई हैं, वो कहीं खो जाता है। सरकार के पास पूरी पावर है तो सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से नियमों में बदलाव कंपनी एक्ट के कर देती है कई बार। नतीजा क्या होता है, जैसे और कोई कंपनी है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके पास सीमाएं होती है, ये एडवांटेज सिचुएशन में ज़्यादा होती है। नतीजा कह रहे हैं कहीं ना कहीं कंपनी एक्ट के जो नियम है उनकी अनदेखी हो जाती है। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।